हेलो स्टूडेंट्स। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन जब भी मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक को मिक्स करते हैं, ये ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब हम उस सीक्वेंस की बात कर रहे हैं जिसमें हम मैकेनिक्स के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मिक्स करके और अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैकेनिक्स को मिक्स करते हैं, मैकेनिक्स के कई सारे टॉपिक, काइनेमेटिक्स, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर मोशन, एसएचएम और वर्क पावर एनर्जी, बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स के अच्छे रोटेशनल मोशन जो टॉपिक्स हैं, उनको जब हम चार्ज के मोशन के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं और वो कॉम्पिटिटिव लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो उसी में से एक है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। आपने काइनेमेटिक्स में ये पढ़ा होगा कि दो मास पार्टिकल्स जिनके मास जितने हैं, जितनी वेलोसिटी है, और वो एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं या एक दूसरे से परपेंडिकुलरली भाग रहे हैं, तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा और कब होगा, तो कितना होगा, ये आज हम बात करेंगे। कब होगा ये मैकेनिक्स में हम बात करते थे और बात कर भी चुके हैं। सो उस मिनिमम सेपरेशन को ही हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में भी ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 केसेस हम पढ़ते हैं। तो मान लो मैं इसमें पहला केस कंसिडर करता हूं और सबसे सिंपलेस्ट, बिल्कुल सबसे आसान। मान लो ये एक चार्ज Q1 है जिसको फिक्स कर दिया गया है। ये बिल्कुल फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब अपनी जगह से नहीं हिल सकता। और बहुत दूर से एक चार्ज Q2 जिसका मास है m, V0 वेलोसिटी देके Q1 की तरफ फेंक दिया, इसको थ्रो कर दिया। दोनों ही सेम पोलैरिटी के चार्जेस होंगे। एक को पहले में मैंने फिक्स कर रखा है। ये पहला सबसे सिंपलेस्ट केस लिया है जिसमें एक चार्ज को फिक्स कर दिया है, वो अपनी जगह से नहीं हिल सकता है चाहे कुछ भी हो जाए। और ये Q2 बहुत दूर कहने का मतलब ये है कि सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, इतनी दूर है ये। तो अब इस सिस्टम में पहला वाला चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, फिक्स है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, सिस्टम की अपनी कोई इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है। तो कौन सी एनर्जी है जो ये लेके चला? शुरुआत में जो ये चार्ज लेके चला वही इसके पास एनर्जी है, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी से ये चला, तो जैसे जैसे ये Q1 के पास जाएगा, Q1 इसकी तरफ एक ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये Q2 भी उसकी तरफ लगाएगा, बट Q1 हिल नहीं सकता, तो उसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि वो हिल नहीं सकता। लेकिन Q1 जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इससे इसका मोशन रिटार्ड होगा, यानी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब धीरे धीरे कम होती जाएगी और कहीं पे तो जाके Q2 रुक जाएगा और उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और तब हम ये कह सकते हैं कि पूरी काइनेटिक एनर्जी जो लेके चला था Q2, वो कन्वर्ट हो जाएगी सिस्टम की इंटरेक्शन यानी पोटेंशियल एनर्जी में। और इस केस में ये जो मिनिमम सेपरेशन होगी, दूरी होगी, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और इसे ही आज कैलकुलेट करना सीखेंगे अलग अलग केसेस में। तो सबसे सिंपलेस्ट केस, पहला केस, एक चार्ज को फिक्स रखा है, दूसरे को बहुत दूर कहने का मतलब सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी को नेग्लेक्ट किया हुआ है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार आपको यही केस मिले, हो सकता है पोटेंशियल काइनेटिक दोनों एनर्जी हो। अभी हमने सबसे सिंपल पहला केस माना हुआ है, तो इसलिए हम ये मानते हैं कि बहुत दूर से थ्रो कर रहे हैं दूसरे वाले चार्ज को, तो सिस्टम की इंटरेक्शन एनर्जी नेग्लिजिबल है। सो इस केस में कहीं पे तो जाकर के ये Q2 रुक जाएगा और यहां से टर्न बैक यानी कि वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब Q2 और ज्यादा पास नहीं जा सकता। यही सबसे क्लोज गया हुआ था इसके Q1 के, इससे और क्लोज नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर पहुंचते पहुंचते Q2 की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल 0। सो फाइनली यहां तक पहुंचने के बाद अभी भी रिपल्शन चालू है, Q1 इस Q2 को धक्का मार रहा है, तो ये रिटर्न बैक हो जाएगा। सो इस केस में ये जो मिनिमम सेपरेशन थी, सबसे मिनिमम दूरी थी, इसी को बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो इनिशियली सिस्टम के पास एक एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv0 स्क्वायर, एंड दिस होल विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से डायरेक्टली R निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हो जाएगी, इस 2 को इधर ले जाओ तो लिखेंगे 2k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इस mv0 स्क्वायर को नीचे लेके आओ। सो दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन दिस केस। इस केस में ये होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड केस। केस 2। इस केस में चलो इस चार्ज को अब फ्री रखते हैं, फ्री टू मूव। मान लिया मैंने Q1 जिसका मास है M1 और अब ये फ्री है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, लेकिन शुरुआत मान लेते हैं कि ये क्या है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है बट फिक्स नहीं है। और फिर से बहुत दूर से एक चार्ज Q2 को जिसका मास मान लेते हैं M2 और इनिशियली इसको V0 स्पीड देके छोड़ दिया Q1 की तरफ, तो फिर वही होगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा, Q1 Q2 को। लेकिन पहले वाले केस से थोड़ा सा अलग ये है कि इस केस में Q1 का कोई मोशन नहीं था, लेकिन यहां पर Q1 अब मोशन स्टार्ट कर देगा। शुरुआत में मैंने माना है कि रेस्ट पे है, लेकिन जैसे जैसे ये पास जाएगा, जो पहले रेस्ट पे था यानी कि वेलोसिटी 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ना स्टार्ट होगी और ये आगे की तरफ भागेगा और इसकी वेलोसिटी इसके रिटार्डेशन की वजह से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। माने इसकी वेलोसिटी कम होगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और ये कब तक होता रहेगा, जब तक इसकी और इसकी दोनों की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल नहीं हो जाती। तो उस समय पे जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, Q1 Q2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस ही कहलाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्योंकि उसके बाद तो और दूरी घट नहीं सकती। दोनों ने एक दूसरे को जितना रिपेल करना था वो कर लिया, इसकी वेलोसिटी जितनी कम होनी थी और इसकी जितनी बढ़नी थी हो चुकी। अब इसके बाद दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत में होगा क्या, ये रेस्ट पे था, ये आया धक्का मारा, ये चलना शुरू किया, लेकिन अब ये भी धक्का मार रहा है Q1 को, सॉरी Q2 को, तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। एक ऐसी कंडीशन आएगी कि दोनों एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ेंगे और उस केस में अब इसके बाद और ज्यादा दूरी कम नहीं होगी। तो वो जो दूरी होगी यानी कि जो मिनिमम सेपरेशन होगी उसी को हम इस केस में कैलकुलेट करने वाले हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलेंगे उसको। और इस केस में कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, क्योंकि सिस्टम पर नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 0 है। भाई म्यूचुअल फोर्स ही तो काम कर रहा है, जितना ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही इसके ऊपर लगा रहा है, तो कुल मिलाकर जो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है। अगर ऐसा है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। तो लिखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, इसका मास है m2, इसका मास है m1 और दोनों ही एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ रहे हैं, से v फाइनल मान लेते हैं इसको v फाइनल। तो इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हो जाएगा m2 v0 इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनली m1 और m2 दोनों साथ मिलकर चलेंगे v फाइनल से। तो यहां से v फाइनल की वैल्यू हो जाएगी m2 v0 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज द v फाइनल। अब इसके बाद लगा लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। याद रहे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में एनर्जी कंजर्वेशन का सबसे ज्यादा यूज होगा और उसकी हेल्प से ही हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है। तो आगे इसको मैं रब कर देता हूं इधर और यूज करते हैं अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। सो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। अब काइनेटिक एनर्जी दो पार्ट में कन्वर्ट हुई, सिस्टम चल भी रहा है v फाइनल से और अब सिस्टम के पास इंटरेक्शन एनर्जी भी है, यानी ये वाली जो एनर्जी है हाफ mv0 स्क्वायर, सॉरी m2 v0 स्क्वायर, दिस विल कन्वर्टेड इनटू हाफ m1 प्लस m2 v फाइनल स्क्वायर प्लस k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। अब यहां से v फाइनल की वैल्यू उठा करके ये पूरी वैल्यू रखते हैं, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे वाला जो ये पूरा होल स्क्वायर होगा, ये एक पावर इस एक पूरे m1 प्लस m2 को कैंसिल करेगा। तो क्या बच जाएगा, मैं वो डायरेक्ट लिखता हूं, हाफ m2 स्क्वायर v0 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस k q1 q2 डिवाइडेड बाई r, हियर हाफ m2 v0 स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करें और उसमें से हाफ m2 v0 स्क्वायर कॉमन ले लें। तो मैं कॉमन लेके लिख रहा हूं हाफ m2 v0 स्क्वायर 1 और ये पूरा इधर आएगा तो माइनस और एक m2 बचा हुआ है ऊपर, क्योंकि स्क्वायर टर्म है और हमने एक पावर कॉमन लिया हुआ है, m2 अपॉन m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r।
अब इसे और आगे सॉल्व कर लें तो ये एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस m2 माइनस m2, तो m2 कैंसिल होगा तो ऊपर m1 बच जाएगा, ये m1 इससे मल्टीप्लाई होगा, सो हाफ m1 m2 v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। मैं डायरेक्ट पूरा लिखता हूँ, हाफ m1 m2 v नॉट स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r। अब यहां से आगे मैं डायरेक्ट r की वैल्यू लिखता हूं, वही जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है जिसे कैलकुलेट करना है इस केस में। तो यहां r लिखेंगे तो ये पूरा टर्म इधर जाएगा और ये वाला पूरा टर्म ऊपर वाला टर्म r की जगह पे आएगा। सो r लिखा जाएगा 2k q1 q2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म नीचे गया m1 m2 v नॉट स्क्वायर। This is the closest distance of approach in this case। अब इसके बाद थर्ड केस, पहले इसको ध्यान से देख लो और उसके बाद अब इसको मैं रफ करता हूं पूरा, और इसके आगे है आपका थर्ड केस। चलो अब तीसरे केस की बात कर लेते हैं। अब तक जो हमने बात किया उसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम था या लाइन ऑफ इंपैक्ट सेम था, दोनों चार्जेस एक ही लाइन में इंपैक्ट कर रहे थे। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं और एक का लाइन ये ले लेते हैं, मान लो ये है आपका Q1, अगेन इसको क्या मान लेते हैं फिक्स, और अब यहाँ पे एक दूसरा चार्ज जिसका लाइन अलग है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मान लेते हैं d, और इस चार्ज को मान लेते हैं Q2 मास m, और इनिशियली इसको वेलोसिटी दे देते हैं v नॉट। अब दोनों की लाइन अलग है। अब जो कि दोनों की लाइन अलग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने इस बेसिक फंडामेंटल पढ़ रखा है कि जो कूलम फोर्स है वो हमेशा उन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही काम करेगा। सो दैट्स व्हाई इसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ना बन करके थोड़ा सा अब मुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ये चार्ज इसको इस मोशन के अगेंस्ट धक्का मारेगा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा। और जिस समय पे इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो यहाँ पे ट्रैजेक्टरी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, वही जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। साथ साथ देख भी सकते हो ये वाला डिस्टेंस देखो, और चार्ज पास आया, डिस्टेंस कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम हो रहा है, और डिस्टेंस कम हो रहा है। एक ऐसा डिस्टेंस होगा जो मिनिमम होगा, इसके बाद फिर डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उस डिस्टेंस को कैसे वेरीफाई करते हैं, जिस समय पे वो जो ट्रैजेक्टरी है उसके ऊपर Q1 से मिलाने वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है, उसी समय पे जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये वाला इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है और ये मिनिमम सेपरेशन है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब इस केस में हम कैसे R को कैलकुलेट करेंगे, देखना ध्यान से इसको। फिर से जैसे हमने शुरुआती मान रखा था, Q1 तो हिलने वाला है नहीं, अपनी जगह से फिक्स है। Q2 v नॉट स्पीड से थ्रो कर दिया गया। मान लिया कि जब वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे था Q2 तो उस समय पे उसकी स्पीड बदल गई थी और v नॉट से बदल के v हो गई थी। तो अब सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करें या ना करें, तो ध्यान से देखो ये जो दूसरा वाला चार्ज है ये मुड़ रहा है यानी टर्न हो रहा है, और घूमती हुई चीजों के लिए हम फोर्स का यूज करके टॉर्क यूज करते हैं, घूमती हुई चीज के लिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ना लगा करके एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन प्रिंसिपल शो करते हैं। क्योंकि ये टर्न कर रहा है तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेकिन उसके लिए कौन सी शर्त है, पढ़ रखा है आपने रोटेशनल मोशन में कि जब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात आती है तो उस समय पे नेट टॉर्क जो होता है पार्टिकल सिस्टम पे वो जीरो होना चाहिए। सिस्टम पर अगर कुल मिला के नेट टॉर्क जीरो है तो ही सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमेशा उन दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ही लगेगा, और ऐसी केस में जब कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है तो वो कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा नहीं, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, कंजर्व होगा। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, m v नॉट d, m मास v नॉट इनिशियल स्पीड, d इज द डिस्टेंस, इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम है m v और r। यहां से v की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा m कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, m कैंसिलेशन हो जाएगा, v नॉट d अपॉन
R, ये हो जाएगा इस V की वैल्यू। अब इसके बाद फिर से एनर्जी कंजर्वेशन, तो यहां पे कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v नॉट स्क्वायर कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। तो काइनेटिक कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना होगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। इस V की वैल्यू उठा करके यहां से रख दें और इसका स्क्वायर करके रखें, और फिर कॉमन नंबर लेकर के आप निकाल सकते हैं। ये मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर कि आप इसका कैलकुलेशन करेंगे। इस V के जगह पे, इस V के जगह पे ये पूरी वैल्यू रखेंगे स्क्वायर करके, और फिर इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, कॉमन लेंगे, यहां से फिर R की वैल्यू डायरेक्टली लिख लेंगे। तो ये मैं छोड़ता हूं आपके ऊपर, आप खुद कीजिए इसको। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल मुझे ये सिखाना था कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच में एनर्जी कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसी की हेल्प से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट भी करते हैं। अब एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूं मैं इसके ऊपर, और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो क्वेश्चन करने से। चलो यहां एक दो चार्जेस को ले रखा है, और इनिशियली इनके बीच का सेपरेशन मान लेते हैं 60 सेंटीमीटर। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इन्हें थ्रो किया गया। ये भी 45, ये भी 45, और सेम स्पीड से, मैग्नीट्यूड इनके सेम है। अब हमसे कहा जा रहा है कि अगर इनिशियली इस स्टेज पे एट दिस मोमेंट the total kinetic energy of the system will be equal to the total potential energy of the system, then find out the closest distance of approach between them। इन दोनों के बीच में closest distance of approach फाइंड आउट कीजिए। फिर से बता दूं मैं कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, चार्ज और मास सेम है। अब हमसे कहा जा रहा है कि इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ 45 डिग्री बनाते हुए इन्हें सेम मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया, और इनिशियली सेपरेशन कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब एक कंडीशन दे रखी है कि इस स्टेज पे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। अब फाइंड आउट कीजिए क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बिटवीन टू चार्जेस। जब इनका मोशन स्टार्ट होगा तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट कीजिए। तो 30 सेकेंड ट्राई करो इसके ऊपर, और फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। 45 डिग्री है ये, चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहली चीज जो कंडीशन दे रखी है उसको यहीं पर इंप्लीमेंट कर देते हैं। सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, और वो भी 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2, और Q1 Q2 चूंकि सेम है मैग्नीट्यूड में, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां लिख सकते हैं एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई R। अब आगे, अब इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। जब ये चार्ज यहां से ऐसे 45 डिग्री पे थ्रो किया जाएगा तो इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होंगे। ध्यान से देखो, तो एक कंपोनेंट इस लाइन के नाम होगा जो चार्ज को ज्वाइन करती है, और वो कितना होगा u cos 45, यानी कि u बाई रूट टू। इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, और वो भी कितना होगा u बाई रूट टू, और इधर भी u बाई रूट टू होगा, क्योंकि u sin 45। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाले कंपोनेंट कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि जो फोर्सेस काम कर रहे हैं इन दोनों चार्जेस के बीच में, वो इस लाइन के अलोंग ही काम कर रहे हैं। तो इस लाइन के अलोंग आने वाले वेलोसिटी को ही वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। यानी ये वाला चार्ज इस चार्ज को धक्का मार रहा है, इधर रिटार्ड कर रहा है, तो इसका मतलब इस वाली वेलोसिटी को वो कम करेगा। तो ये चार्ज इसकी तरफ जाने की बजाय ऐसा कुछ मुड़ जाएगा। ऐसे ही ये वाले चार्ज को ये भी धक्का मार रहा है इसी लाइन के अलोंग, ऐसे कूलम फोर्स उसी लाइन के अलोंग ही काम करता है।
तो इसीलिए ये वाले कंपोनेंट तो बिल्कुल बेअसर हैं। सो इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा। और फिर वही केस कि इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी जिस समय पे 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वही डिस्टेंस क्या होगा आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। इसको मैं r डैश नाम दे देता हूं और इसे बोल देता हूं r। इनिशियली r कितना है 60 और हमें r डैश कैलकुलेट करना है, क्योंकि शुरुआत में डिस्टेंस घटना शुरू होगा, घटते 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 मिनिमम सेपरेशन पे आएगा और फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वही मिनिमम सेपरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो फिर से यूज कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन और आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। चलो, तो अब सिस्टम के पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो यहां देखो, तो सिस्टम के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है mu²। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यहां पहुंचते पहुंचते कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यहां पे सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, यहां भी सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बस इसी को यूज कर लें एनर्जी कंजर्वेशन से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब K इनिशियल माइनस K फाइनल इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, मैंने यहाँ K इनिशियल माइनस K फाइनल इसलिए लिखा है क्योंकि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और फाइनली थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब हमें ज्यादा में से कम को सेपरेट करना होगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है mu² और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ कि K फाइनल कितना होगा, फिर 2 टाइम्स हाफ m और u न लिख करके, अब u के 2 कंपोनेंट किए हुए हैं तो एक ही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये ट्रेजेक्टरी बन रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, पूरा u है या u का एक कंपोनेंट है। तो u का एक कंपोनेंट रिटार्ड हो रहा है, u cos 45 यानी u/√2, तो u/√2 का होल स्क्वायर। इसे यहां से कैंसिल कर दें 2 और 2 को, तो m और ये u²/2 हो जाएगा। तो k फाइनल हो गया आपका mu²/2। दिस इज इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U का मतलब है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे लिख लें, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, K Q²/R' माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी K Q²/R, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा mu²/2। यहां कॉमन ले लें K Q², तो ये हो जाएगा 1/R' माइनस 1/R, और यहां लिखा जाएगा mu²/2। इस KQ² की जगह पे यहां देखो ध्यान से, जो हमने कंडीशन बनाई थी कि इनिशियली टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, और उससे हमको ये मिला था। तो यहां से इस KQ² की जगह पे इस R को इधर भेज दें तो mu²R लिख सकते हैं। तो इसके बदले यहां लिख दें mu²R ब्रैकेट में 1/R' माइनस 1/R, एंड दिस इज इक्वल टू mu²/2। mu² कैंसिल हुआ, R को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1/2R इक्वल 1 माइनस R' माइनस 1/R। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ, 1/R' इक्वल, इसको इधर भेजेंगे तो 1/2R प्लस 1/R, तो 3/2R। अगर ये 3/2R है तो इसका रेसिप्रोकेट करें इसको, तो R' की वैल्यू हो जाएगी 2R/3। R हमको पता है, इनिशियली दूरी कितनी थी दोनों के बीच में, 60 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व कर लें तो 320 20 × 2 40 सेंटीमीटर इज द आंसर। दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट किया हमने, और सीखा कि कैसे हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इन द केस ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, और ऐसे ही कुछ ऐसे कंसेप्ट्स जो कम पूछे जाते हैं, बट जब पूछे जाते हैं तो फंसाऊ होते हैं, अटका देते हैं बच्चों को, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है इन चीजों पर। सो कमेंट करके बताना कि ऐसा क्या था इसमें, जो मतलब ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो छूट रहे हैं या जो आपको समझ में नहीं आते, तो उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे।